डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8वीं, पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, भाग 3 और पाठ 2। अब इसके 2 पार्ट में आगे भेज चुके हैं। आगे तीसरा पार्ट है, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अब कंपनी के जो अफसर थे वो कौन बन गए? वो हमारे यहाँ के आके बंगाल में नवाब बन गए। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक ही मतलब यही था कि कंपनी के पास अपनी सत्ता और ताकत थी। अब जो ये बंगाल के अंदर क्या काम करना है, कैसे उसको चलाना है, उस राज्य में क्या राजस्व वसूल करना है, ये सारी जो ताकत थी वो और सत्ता थी वो कंपनी के पास आ गई थी। लेकिन इसके पीछे इसके कुछ और भी फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीवन जीने का ख्वाब देखने लगा। अब जो कंपनी के जो और अफसर जो यहाँ रह रहे थे वो हमेशा यही सोचते थे कि जैसे भारत में नवाब ठाठ से रहता था, ऐसे ही वो भी अपने सपने देखने लगे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। अब प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे वो कंपनी को के अफसरों को निजी तौर पर तोहफे भी देते थे और बहुत सारा पैसा भी देते थे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर दी खुद। और 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र की क्या थी? सिर्फ 18 वर्ष की थी। और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। यानी कि उसने पिछले 24 सालों में इतना धन इकट्ठा कर लिया कि उसकी जो दौलत थी वो 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। पाउंड की आप समझते हो क्या होता है कि जैसे हमारे भारत के 70 रुपये और उनका 1 पाउंड इसके बराबर थी। तो आप खुद सोचो कि उस टाइम पे अंग्रेज अफसर ने हमारे यहाँ से कितना धन लूट लूट के इकट्ठा कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। अब जब वो दूसरी बार गवर्नर बन के आया था तो उसको ये कहा था कि कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचारी अफसर हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं या घूस खा रहे हैं, उनको आपने ख़त्म करना है। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में अपनी सफाई देनी पड़ी। अब जब ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो खुद ही एक भ्रष्टाचार अफसर हो गए थे और उसके ऊपर आरोप लगाए गए और उसे उसके बदले में सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत से संदेहास्पद लग रहे थे। अब जो कंपनी थी, जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उनको उनके जो इतनी अचूक संपत्ति उन्होंने इकट्ठी कर ली थी उनके ऊपर उनको शक होने लगा और उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया। लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। जब भ्रष्टाचार के आरोपों से उसे बरी किया गया तो उसके बाद 1774 में उसे आत्महत्या कर ली, क्योंकि कहते हैं ना, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर दूसरों का लूट के खाया हुआ धन अगर लेके जाओगे तो वो व्यक्ति भी सुख नहीं पा सकता है। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही उनकी मौत का निवाला बन गया। अब कंपनी के और भी अफसर आए थे लेकिन वो क्लाइव की तरह इतनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां फैल गई और लड़ाई के कारण और कम उम्र में ही उनको जो है मौत हो गई। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसके अलावा सभी बेईमान नहीं थे और उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे और उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक से पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर गए। उनका मेन मकसद ये था कि वे जब भारत में आए तो ज़्यादा पैसे का लोभ नहीं था, ठीक ठाक पैसा कमाए और वहाँ जाकर ब्रिटेन में अपना बाद में आराम की ज़िंदगी व्यतीत कर सके। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन व्यतीत किया और उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। जो यहाँ पे अफसर आए थे और जीते जी अपनी धन संपत्ति साथ ले गए, वे वहाँ जाके आलीशान जीवन जीते थे और लोग वहाँ पे उन्हें नवाब ही कहा करते थे। और यह भारतीय शब्द नवाब ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था और उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियतों में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। अब जो लोग यहाँ से धन इकट्ठा करके ले जाते थे, लोग उन्हें क्या देखते थे कि ये समाज में ऊंची हैसियत रखता है और अमीर है, अमीर लोगों में है। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैसला शासन।
यदि हम 1757 से लेकर 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले उसके राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। अब आपने देखा है कि ये जो अंग्रेज हमारे पर शासन करने लगे वो एकदम सीधे नहीं आ गए थे। वो पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई, वो अपने वेयर हाउस बनाए, फिर अपने उन्होंने किले बनाने शुरू किए, धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो है सेना रखनी शुरू की, फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारे राजनीतिक मामलों में और आर्थिक मामलों में और कूटनीतिक साधनों का प्रयोग करके इनको नवाबों से अपने जो है बातें मनवानी शुरू की। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट होते थे, ये इनकी सैनिकों की एक टुकड़ी होती थी। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होते थे और उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना होता था और उन्हें बढ़ावा देना होता था। ये जो रेजिडेंट के अफसर होते थे ये कंपनी के अधिकारी होते थे और इनका काम क्या था कि वे भारत की राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व करें और साथ में कंपनी के हितों को जितना फ़ायदा उठा सकते हैं सब कुछ कंपनी के बारे में ही सोचें और भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी ये दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त में को मान लेती थी उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। सहायक संधि क्या थी कि इस दौरान में जो है कि जो रियासतें इनकी सहायक संधि को मान लेगी उसको अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रखनी पड़ेगी, वो अंग्रेजों की सेना होगी और वही उनकी देखरेख करेगी। उसे कंपनी की तरफ से ही सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव का जो खर्चा होता था वो कंपनी को पैसा देती थी। वो कौन देता था? वो नवाब देता था, रियासतें देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका कंपनी इलाका कंपनी के कब्जे में कर लिया जाता था। अगर मान लो कोई भी रियासत का राजा था, अगर वो उस समय अपना ये इनका खर्च जो सेना का होता था नहीं दे पाता था तो वो क्या करते थे, उसे अपने कब्जे में मिला लेते थे। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल, ये इनके गवर्नर जनरल थे, 1798 से लेकर 1805 तक इनका शासनकाल था। ये इस भारत में रहे थे और उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि नवाब सहायक सेना का पैसा अदा करने में चूक गए थे। क्योंकि जो अवध के नवाब थे वो उस समय जो है इनका सहायक सेना का जो कंपनी ने सेना रख रखी थी उसका खर्चा दे नहीं पाए थे, तो उन्होंने उसका आधा राज्य जो है वो कंपनी में मिला लिया था। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। टीपू सुल्तान शेर मैसूर। अब टीपू सुल्तान कौन था? आप कहेंगे कि टीपू सुल्तान जो है वो हैदर अली का पुत्र था और शेर मैसूर में इनको शेर के नाम से जाना जाता था। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का ही रास्ता अपनाया और दक्षिण भारतीय, अब ये दक्षिण में भी कंपनी चाहती थी, जैसे पूर्व में अपना कब्जा किया वो चाहती थी दक्षिण में भी हमारा पूरा कब्जा हो जाए। तो दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता है। हैदर अली शासनकाल, हैदर अली जो थे ये इनके टीपू सुल्तान के पिता थे। उनका शासनकाल 1761 से 1782 तक और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जिनका शासनकाल 1782 में ये राजा बने थे यहाँ के और 1799 तक जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। अब जब तक इसके पिता का हैदर अली का राज था या इनका खुद का राज था तब तक ये मैसूर जो है बहुत ही एक ताकतवर राज्य था और मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में थे। अब मैसूर रियासत के नियंत्रण से जो मालाबार तट से व्यापार होता था वो सारा इनके नियंत्रण में था और यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। मेन क्या था, यहाँ पे मसालों का काम होता था यहाँ से। और उस समय में जो है काली मिर्च को काले सोना के नाम से भी जाना जाता था। और 1785 में टीपू सुल्तान की मृत्यु, टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। अब तक ब्रिटेन में भेजे जाते थे
कि क्या कि चंदन की लकड़ी जाती थी साउथ से इनको, और साथ में काली मिर्च जाती थी, इलायची और अन्य मसाले जाते थे, दालचीनी वगैरह। तो इन पर उसने रोक लगा दी। और सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने पर रोक लगा दी, कि स्थानीय सौदागर जो होते थे यहाँ के व्यापारी, उनको भी मना कर दिया कि आप कंपनी के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी कंपनियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। अब उस समय तक अंग्रेजों के साथ साथ फ्रांसीसी भी यहाँ रह रहे थे, तो टीपू सुल्तान ने उनके साथ अपने ज़्यादा संबंध इकट्ठे किए ताकि उनकी मदद से वे सेना का आधुनिकीकरण कर सके। क्योंकि इससे पहले हमारे जो राजा महाराजा लड़ते थे वो या तो घोड़ों से युद्ध करते थे, या हाथियों के ऊपर जाकर करते थे, या फिर भाले बर्छी आदि का प्रयोग करते थे। तो टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को सुसज्जित करने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए फ्रांसीसियों के साथ मिलकर आधुनिक उपकरणों का प्रयोग सीख लिया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गया। अब जाहिर है कि पूर्व में तो इनका शासन था और अंग्रेजों का, और ये चाहते थे कि दक्षिण में भी हमारा राज्य हो जाए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि जब सुल्तान के ये सारी बातों का पता चला अंग्रेज़ों को कि इन्होंने हमारी चंदन की लकड़ी मसाले वगैरह पे रोक लगा दी और अपनी सेना भी सुसज्जित कर रहे हैं, तो इससे अंग्रेज़ बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई दिए। उन्हें लगा कि हैदर अली और उसका जो बेटा है वे बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, घमंडी है और हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रण करना और कुचलना ज़रूरी है। अब अंग्रेज़ जो है इनको नियंत्रण करना चाहते थे, अपने झांसे में लेना चाहते थे और इनकी शक्ति को कुचलना चाहते थे। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 1767 से 1769 तक पहला मैसूर युद्ध हुआ, 1780 से 1784 तक दूसरा मैसूर युद्ध हुआ, 1790 से 1792 तक तीसरा मैसूर युद्ध हुआ और 1799 में चौथा मैसूर युद्ध हुआ। और श्रीरंगपट्टम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता आखिर में मिल ही गई और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए जो टीपू सुल्तान थे वो मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों को सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी गई। अब जो नया जो राजवंश था वो वोडियार राजवंश था और अंग्रेज़ों ने उसे जो है सत्ता सौंप दी मैसूर की, और उसके साथ ही उन्होंने इसकी जो है मैसूर राज्य पर भी सहायक संधि कर ली। धन्यवाद।